हेलो बच्चों, तो फिर से आपका स्वागत है आपके हैंडआउट वीडियो सॉल्यूशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 8 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम लोग हिंदी में वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 बेटा हमने बात किया था एमसीक्यू क्वेश्चन और बेटा वीएसए क्वेश्चन के बारे में, और इस क्लास में हम लोग बेटा इस चैप्टर के हैंडआउट में आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेटा हम लोग बात करेंगे अपने हैंडआउट के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। ये आपके हैंडआउट की पूरी कहानी है बच्चों, जिसमें 9 एमसीक्यू क्वेश्चन, 6 वेरी शॉर्ट और 4 बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं 4+2 यानी कि 6 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा आपके हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 16 इस वाले चैप्टर का, जो कि 2025 में बेटा पूछा गया है। क्वेश्चन कहा गया, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच, ए ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, आपको ए बी सी आंसर देना है। ठीक है, प्रोड्यूसेस इंटेंस हीटिंग इफेक्ट, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है, इंफ्रारेड, क्या करता है बच्चों, इंफ्रारेड इसका सही आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं कि साफ साफ आंसर भी लिखा गया, ये इसलिए है जिससे कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा ए वाले का, इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूसेस इंटेंस हीटिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, दूसरा जो बी ऑप्शन पूछ रहा है क्या, इज ऑब्जर्व बाई द ओजोन लेयर, तो अल्ट्रावायलेट। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर है हमारे पास बी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ऑब्जर्व बाय द ओजोन लेयर। और मेरे प्यारे बच्चों सी का आंसर क्या है, इज यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मेरे प्यारे बच्चों एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हमने कहा था, तो मेरे प्यारे इसका आंसर होता है एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे आर यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में। इसी टाइप से आपका इंग्लिश में, और इसी टाइप से मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है ये हिंदी में। विद्युत चुंबकीय तरंग विकिरण का नाम बताइए जो तीव्र ताप प्रभाव उत्पन्न करता है, तो अवरक्त विकिरण। दूसरा ओजोन परत, तो मेरे प्यारे बच्चों पराबैंगनी विकिरण। और तीसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स किरणें। ठीक है, तो इस तरीके से आप हिंदी में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। उम्मीद करता हूं कि अब मेरे प्यारे बच्चों को इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख रहे हो 2006, 7, 9 और 17 में आपसे पूछा गया क्या, कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको डिफिनीशन लिखना है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज लिख देनी है। तो हमने सीखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है बच्चों, तो ये प्रोड्यूस होता है ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक बेटा, तब बच्चे ये वेव्स जनरेट होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों उस बात को आपको डिफिनीशन में लिख देना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स which are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of wave propagation। जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के बच्चों परपेंडिकुलर होते हैं। हम लोग कैसे इसको सीखे थे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे। ठीक है, कि एक दोनों के बच्चों ऐसे परपेंडिकुलर चलेंगी और वेव मेरे प्यारे बच्चों इनके परपेंडिकुलर चलती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो इस तरीके की कहानी थी मेरे प्यारे बच्चों ईएम वेव के डिफिनीशन में। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो हम लोग प्रॉपर्टीज बच्चों 4-5 याद रखिए। ठीक है, उनको आप लोग लिख दीजिएगा। पहला प्रॉपर्टी, दीज वेव्स ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट। ईएम वेव मेरे प्यारे बच्चों स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रांसमिशन, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अगली बात, दे आर ट्रांसवर्स वेव, इसका बच्चों हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी किया था कि जो ईएम वेव्स हैं वो कैसी हैं, तो ट्रांसवर्स नेचर की हैं। और एक दूसरा टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल, तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ये नहीं होती। ठीक है बेटा, ई बी
एंड प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर। ठीक है। डी हमारे पास क्या है, दीज वेव्स अंडरगो इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन एंड कैन बी पोलराइज्ड। अगली बात, क्योंकि हमने लाइट का ये फिनोमिना देखा है ना, तो जो लाइट होता है वो ईएम वेव ही तो है, विजुअल रेंज। ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने बात किया है, एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस वाले प्रॉपर्टी से भी मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू में। ठीक है, आपने देखा था 2024 में एमसीक्यू में क्वेश्चन इसी वाली प्रॉपर्टी से पूछा गया था। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन का बच्चों ये हिंदी में है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों के दोलन के कारण उत्पन्न तरंगे हैं, जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या हो जाएगा, परिभाषा। अब इसकी बच्चे प्रॉपर्टी यानी कि गुण आप लिखेंगे। ये तरंगे प्रकाश की गति से चलती हैं, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जिसमें ई बी तथा संचरण की दिशा लंबवत होती है। ये तरंगे व्यतिकरण विवर्तन से गुजरती हैं और इन्हें ध्रुवीकृत किया जा सकता है। अगला, ऊर्जा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों इनकी आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जो कि 2018 और 22 में पूछा गया है, राइट द प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ एक्स रे एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो मैंने कहा ना कि जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने सीखा था बेटा, ठीक है, उनमें से किन्हीं दो या किन्हीं तीन का बच्चों प्रॉपर्टीज आपसे पूछ लिया जाएगा और उनके यूजेस पूछ लिए जाएंगे। तो आप मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले एक्स रे के बारे में लिखेंगे। तो उनका वेवलेंथ का रेंज ये होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज मेरे प्यारे बच्चों ये होता है। इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो प्रोड्यूस्ड बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइडिंग विद टारगेट्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। ऐसे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर देना होता है। हमेशा मैंने आपसे कहा कि बेटा बोर्ड एग्जाम में नंबर कैसे मिलते हैं बच्चों, क्वेश्चन का आप आंसर कैसे लिखते हो, आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर इसीलिए रहता है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता रहे कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन के नीचे बेटा पूरा का पूरा आंसर होता है, जिससे कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमको उस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है। ठीक है बेटा, और एक तरीके से लिखना होता है। बात समझ में आई? तो आंसर राइटिंग आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को मेरे प्यारे बच्चों आप जरूर याद रखेंगे। अगला मेरे प्यारे बच्चों इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप लिख देंगे। ठीक है, तो सभी इसकी प्रॉपर्टीज गामा रेज के जैसी ही हैं, लेकिन जो पेनेट्रेटिंग एबिलिटी होता है उससे कम होता है। ठीक बात है, इस बात को प्रॉपर्टीज में आप लिख देंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, कहां कहां इसको यूज किया था। तो सबसे अच्छा हमारे पास अभी हमने देखो वीएससी क्वेश्चन में भी वही उसके यूज से बात किया, और फिर हमने एमसीक्यू क्वेश्चन में भी मेरे प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन देखा था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो स्टडी है वो कैसे किया जाता है, तो बच्चों एक्सरे से। तो वही बातें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको आंसर में लिख देना है इसके यूजेस में, कि हेल्पफुल इन नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ द एटम एंड डायग्नोसिंग डिसीजेस। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं, या उसी में आप लिख दीजिए X-rays are used to investigate the crystal structure of solid substance। ये जो बातें लिखी गई हैं बच्चों यहां से यहां तक, X-rays are used to investigate the crystal structure of solid substance। इससे बेटा एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे बेटा वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों इनकी प्रॉपर्टी और इनके यूजेस को लिख सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी मान लो 4-5 पॉइंट आपको लिखना रहेगा, तो आप मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे पहला पॉइंट क्या, कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लिखेंगे दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो कि गामा रेज में भी होती हैं।
दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, लेकिन गामा से कम, ही बातें हमने लिख दी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों आप एक्स रेज में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अगला हमारे पास इसी का है बच्चों अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी रेडिएशन। तो उसका वेवलेंथ का रेंज इतना होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज इतना होता है। मैं कह रहा हूं कि आप वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का रेंज मत याद रखिए, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर याद है तो आप जरूर लिख दीजिए। ठीक है बेटा। बाकी आप लिखेंगे प्रोडक्शन कहां से होता है, तो प्रोड्यूस्ड बाय द सन, आर्क, स्पार्क, हॉट वैक्यूम स्पार्क एंड आयोनाइज्ड गैसेस। तो ये बच्चों तरीका होता है जिससे हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को बेटा क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड करते हैं। बात समझ में आई। फिर इनके अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे दे आर विजिबल टू द ह्यूमन आई, दे हैव हायर एनर्जी देन विजिबल लाइट, दे हैव कॉज फ्लोरोसेंस इन सर्टेन मटेरियल, दे हैव ऑब्जर्व्ड बाय ओजोन लेयर। ठीक है, सारी बातें आपको लिख देना है। दे कैल किल जर्म्स एंड कॉज केमिकल रिएक्शन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपको सारी बातें अच्छे से लिख देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज बट लेस पेनिट्रेटिंग पावर प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारी बातें हम लोग लिख सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज में। फिर यूजेज मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इन डिटेक्शन ऑफ विजिबल राइटिंग, फेक डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें लिख सकते हैं। और एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, वाटर प्योरीफायर में भी हम इसको यूज करते हैं, हमने एमसीक्यू क्वेश्चन में देखा था। ठीक है बेटा। तो ये सारे आंसर आप लोग इस वाले क्वेश्चन में लिख देंगे। सेम क्वेश्चन का बच्चों हिंदी, एक्स-रे तथा परावैंगनी किरण के गुण और उनका उपयोग लिखिए। तो आप लोग फिर से एक्स-रे लिखेंगे, उनके तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, उत्पादन, गुण, उपयोग, ये सारी बातें लिख देंगे। फिर हम लोग परावैंगनी विकिरण के लिए लिखेंगे, उनके लिए भी तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, उत्पादन, गुण और उपयोग मेरे प्यारे बच्चों साफ साफ सुंदर सुंदर आपको लिख देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास, 19 नंबर क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव oscillates sinusoidally with the frequency of 2 into 10 to the power 10 hertz. Its amplitude is 48 voltmeter. Find A option, amplitude of oscillating magnetic field। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, ये क्वेश्चन बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बेटा ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ए ऑप्शन, मान ले ए ऑप्शन का आंसर मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड यानी कि बी नॉट आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई। आपको मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, सी इक्वल्स टू हमने लिखा था ई नॉट बाई बी नॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, सी इक्वल्स टू ई नॉट बाई बी नॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आप बी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको लिखेंगे ई नॉट बाई सी, जहां पे सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ई नॉट की वैल्यू बेटा 48 गिवन है और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है। बात समझ में आई। आप मेरे प्यारे बच्चों इसको कट्टी पिट्टी कर देंगे और आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 बार ये जाता है, तो बी नॉट की वैल्यू 16 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, टेस्ला। क्या हो जाएगा, टेस्ला। आप इसको मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा ये -8 होगा, ऊपर जाएगा तो मेरे पे एक पावर इसका घटेगा तो हो जाएगा -7 टेस्ला। ठीक है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ए का हो गया बेटा। बी कह रहा है एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो मेरे प्यारे जो एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी होती है वो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे लिखते हैं उसको यूई, या मेरे प्यारे बच्चों इसको लिखते हैं ऐसे, इसके ऊपर बार लगा दो, वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के। ये फॉर्मूला है सीधा सीधा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ठीक है बेटा, या ई नॉट इसको लिख लो। बात समझ में आई। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास यूई का एवरेज क्या हो जाएगा 1/4 तो है ही,
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 है और ये बेटा 48 का स्क्वायर है। बात समझ में आई? अरे कर लोगे तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा हो रखा है, मैं आपको आंसर अभी दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो आपसे सी ऑप्शन पूछा गया है इसी में, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो आपको पता है सी ऑप्शन, आपको पता है बेटा कि हमारे पास जो यूई होता है और जो यूएम होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आ जाओ बेटा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको सेम टू सेम मिल गया। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा आपको इतना आंसर आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा इसको कट्टी पिट्टी करके। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो 5.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसी टाइप से बच्चा ये भी इसकी वैल्यू सेम होगी। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जिसका आंसर आप लोग ऐसे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों वही इसका हिंदी है। ठीक है, तो इसके हिंदी वाला भी आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इस वाले चैप्टर का हमारे पास है हैंडआउट में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक्सप्लेन नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आप ऐसे फिगर बनाओगे। आप कहेंगे सर इतना भयंकर फिगर कैसे बना पाएंगे? तो आप बेटा ऐसे एक कैपेसिटर बनाइएगा और यहाँ पे एक बेटा बैटरी बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे बैटरी, ये हमारे पास कैपेसिटर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें करंट फ्लो होगी आई, है ना। और यहाँ पे हमने देखा कि मैक्सवेल साहब क्या करते थे कि बच्चा यहाँ पे दो इन्होंने अपना सर्कल बनाया। ठीक है, जो हमारे पास वही जो क्लोज सर्किट एम्पीरियन लूप होता है। ठीक है, क्लोज्ड एम्पीरियन लूप होता है। तो यहाँ पे बेटा मैक्स जो हमारे पास एम्पियर का सर्कुलर एम्पियर लॉ है। ठीक है, B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो यहाँ पे तो बच्चे फॉलो हो जाता है, जिसको हमने यहाँ पे C1 C2 नाम दिया है। ठीक है, लेकिन बच्चे दिक्कत कहाँ आती है? यहाँ पे आती है। यहाँ पे तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पे तो बच्चे कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आई है ही नहीं, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में गैप होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों को इस तरीके से यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले आपको ये फिगर बना देना है। फिगर बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों मैक्सवेल साहब बताते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में होता क्या है। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट का एक कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, तो आप क्या बातें लिखोगे? आप ऐसे फिगर बनाओगे, फिर लिखोगे इन द चार्जिंग कैपेसिटर करंट फ्लोज इन द वायर्स कनेक्टेड टू द प्लेट्स, but between the plates there is no conduction current because of the insulating material usually air। अगर दोनों प्लेटों के बीच में एयर है तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे तो करंट होगी नहीं। ठीक है, however the electric field between the plates keeps changing as the charge on the plates changes। देख, जब हमने किसी बैटरी से किसी कैपेसिटर को बच्चे कनेक्ट किया, मतलब चार्ज कर रहे हैं, तो ये थोड़ी के पूरे चार्ज एक ही बार आ गए, है ना। मतलब वो कैपेसिटर एक ही बार थोड़ी चार्ज हो जाएगा पूरा का पूरा। बच्चे वो धीरे धीरे क्या होता है, चार्ज होता है। यानी कि जो कैपेसिटर है उस पर बच्चे चार्ज आते हैं, आने में समय लगता है। तो उसी समय में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेटों के बीच में वो कैसी है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैक्सवेल साहब यही बताते हैं कि प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रही है टाइम के साथ साथ, इसीलिए यहाँ पे करंट आ रहा है। यानी कि ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे करंट देखने को मिलता है, जिसको वो नाम देते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। This changing electric field gives the rise to a special kind of current called displacement current। ठीक है, अब हम इसके बच्चे कैलकुलेशन पे जाएंगे। तो हमको पता है कि दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बच्चा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा को अगर हम क्यू से रिप्लेस करें तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आती है? आप कहेंगे हाँ जी। फिर बेटा हम लोग फ्लक्स निकालते हैं कि फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स होता है बेटा ई इंटू ए के बराबर। ई की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो मेरे प्यारे बच्चों को दिख गया कि ए से ए कट्टी पिट्टी हो जाएगा, यानी कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहीं से हमारे पास जो फाई आया वो आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो यानी कि हम लोग यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q हो गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट फाई के बराबर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट फाई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इसको फाई ई लिखते चलो। अब हमको बच्चा करंट बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसी को बच्चे टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी, इधर भी वही काम करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट फाई ई के। एप्सिलॉन नॉट मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट मेरे प्यारे बच्चों आपका है कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा। टाइम के साथ बच्चे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही तो फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो यही मेरे प्यारे बच्चों वो जो एक्सप्रेशन है जिसको इन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इसको हम बोल देंगे आईडी, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी के बराबर, ठीक है। तो ये बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। चलो मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फिर हम लोग चार्ज की वैल्यू निकाल लिए, फिर हम लोग बच्चे आई निकालने जा रहे हैं, तो हमने डेरिवेट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। अब यही जो आई है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम आईडी कहेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो टोटल करंट होगी सर्किट में, उसको हम क्या लिखेंगे, आईसी प्लस आईडी। मतलब जहां तक वायर है वहां केवल आईसी होता है, और प्लेटों के बीच में क्या होता है बेटा, आईडी होता है। मैं अगर फिगर पे फिर से आ जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो करंट है उसको हम आईसी बोलेंगे, कंडक्शन करंट। और जो प्लेटों के बीच में बेटा करंट है उसको हम बोलते हैं आईडी। तो जहां पे आईसी होगा वहां पे आईडी जीरो होगा, और जहां पे आईडी होगा वहां पे आईसी जीरो होता है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई, ठीक है। तो इस प्रकार जो करंट की वैल्यू हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का जो हमारे पास डिफिनीशन बनेगा वो क्या बनेगा, वही ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो करंट होगी वो मेरे प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाएगी। द करंट जनरेटेड इन अ सर्किट ड्यू टू अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आईडी, और आईडी का फॉर्मूला हमारे पास ये था, ठीक है बेटा। तो ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपने डिस्प्लेसमेंट करंट के डिफिनीशन में करते हो, ठीक बात है। अब सेम टू सेम हालचाल मेरे प्यारे बच्चों इसका हिंदी में भी है। विस्थापन धारा की आवश्यकता को समझाइए। अगर इस चैप्टर से बड़े मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाना है, मतलब बड़े मार्क्स में वही 3 नंबर का ही पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाएगा तो इसको पूछा जा सकता है। फिर उसके पीछे हमारे पास क्या था, विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उसके प्रॉपर्टीज को पूछा जा सकता है। फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, ईएम वेव का जो स्पेक्ट्रम था बेटा, उससे 2-3 जो हमारे पास वेव्स हैं उनके बच्चे डिफिनीशंस, उनके प्रॉपर्टीज, उनके यूजेज, जैसे हमने अभी क्वेश्चन एक किया था एक्स रेज और यूवी रेज का, अल्ट्रावायलेट का, ठीक है बेटा। चलो, तो सेम टू सेम बच्चे कहानी हमारे पास हिंदी में भी है, कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग विस्थापन धारा की परिभाषा भी दे देते हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों इसको एक डब्बे में ऐसे बंद कर दिया जाता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है, राइट मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को बच्चे छोटे नंबरों में भी पूछा जा सकता है, मतलब वीएस से भी पूछा जाएगा तो वही चारों इक्वेशन लिख देना है। शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो जब शॉर्ट में पूछेगा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो 4 हमारे पास इक्वेशंस होते हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जिसमें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। According to this, the electric flux bounded by a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge carried by the surface, जिसको हम लोग बेटा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास बताता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। देख, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स के लिए बताता है, फाई इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं ना बेटा, फ्लक्स का ये फॉर्मूला है। फ्लक्स जब हम डिफाइन करते थे तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे भी तो लिखते थे, इंटीग्रेशन
E डॉट डी ए, ठीक है। जब हमारे पास स्मॉल एरिया होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं और इसको क्लोज्ड बनाते हैं। तो इन दोनों से मेरे प्यारे बच्चों दोनों को इक्वल कर दिया जाएगा। तो बेटा हमारे पास ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा किसका, मैक्सवेल का। सेकेंड इक्वेशन बच्चे उसी प्रकार से गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए क्या होता है, 0 होता है। और ये बताता है मेरे प्यारे बच्चों की आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में, ठीक है। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, ये बच्चा हमारे पास इक्वेशन बताता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस the magnetic flux bound to a closed surface is always 0. That is integration B dot D is equals to 0. This is Maxwell's second equation. This law shows that isolated magnetic poles do not exist in nature. क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? फिर थर्ड जो हमारे पास लॉ है, इसका जो इक्वेशन है बेटा वो क्या है हमारे पास, फैराडेज इक्वेशन, ठीक है। जिसको हम लोग ऐसे लिखते थे कि हमारे पास होता था इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बी बाई डी टी, ठीक है बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग इसको कैसे जानते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बी बाई डी टी से। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इस E को हमने लिखा इंटीग्रेशन E डॉट डीएल। ये कैसे लिखा गया, ये मेरे प्यारे बच्चों अपने दूसरे चैप्टर में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको लिखा गया। बात समझ में, जिससे हमारे पास था ना E डॉट डीएल ऐसा, ठीक है। बात समझ में, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये हो जाता है इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बी बाई डी टी। तो ये हमारे पास बच्चे फैराडेज का लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है बेटा। फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको ये बताता है, यहाँ पे देखो डी फाई बाई डी टी टाइम के साथ इसका रेट ऑफ चेंज है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों जो इक्वेशन होता है वो है मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल्स रूल, जो हमारे पास अभी हमने सीखा था। वहां से मेरे प्यारे बच्चों इसका डिफिनीशन हम लोग इस इक्वेशन को लिखते हैं कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी हमने लिखा था ना कि जो करंट है आई वो क्या है, आईसी प्लस आईडी के बराबर है। और जो करंट होती है बेटा वो क्या होती है, आईडी क्या होता है, आईडी होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी के। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल को मेरे प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी आई इनक्लोज्ड के जगह पे आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी पुट कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब बच्चे इसी म्यू नॉट का आप लोग क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। आप इसको बेटा यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है बेटा मैक्सवेल का, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इन चारों को हम लोग याद रखेंगे। वही सेम टू सेम कहानी मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में भी है, ठीक है बेटा। दूसरा हमारे पास चुंबकत्व का गॉस का नियम, तीसरा हमारे पास विद्युत चुंबकीय पेड़ का फैराडे का नियम, और चौथा मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास में हमने अपने 8वें चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स के यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सभी हैंडआउट क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को कहीं भी कोई भी आंसर राइटिंग में दिक्कत नहीं होगी, किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोग इस वाले चैप्टर को खत्म कर दिए 2 लेक्चर में। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेरे प्यारे बच्चों होगा अपने अगले चैप्टर का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।